हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जेबी गुप्ता बुक के डीसी सर्किट्स एंड नेटवर्क्स के क्वेश्चंस को एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज़ ड्यू टू। तो ये हम लोग को पता ही है कि किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हो गया, तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ द। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है रैंडम मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके। थर्ड क्वेश्चन, इन गैसेज द फ्लो ऑफ करंट इज़ ड्यू टू। तो गैसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं लेकिन उनके साथ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं प्लस नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो करंट फ्लो इन गैसेज इज़ ड्यू टू ऑल थ्री, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है। क्योंकि जब भी किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो उसे पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और जब भी किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो उसे नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो गैसेस में तीनों ही होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है, पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है कि मैक्स मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉजिंग अ फ्लो ऑफ करंट इज। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है कि आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए और एक वायर होना चाहिए। अब वो अलग बात है कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास सिर्फ दो ही है, एक वोल्टेज सोर्स और एक कंडक्टर। तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। करंट वेलोसिटी थ्रू अ कॉपर कंडक्टर इज़। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि करंट की जो वेलोसिटी होती है कॉपर कंडक्टर में वो होती है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ओके। फिर ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। कोई भी चीज़, तो लार्जर देन लाइट स्पीड, ये गलत हो गया। ऑलमोस्ट इक्वल भी नहीं होता है। इट्स एक्चुअली वेरी स्मॉल कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई होता है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम होता है। ठीक है। उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का करेक्ट फॉर्म क्या होगा आपका? ये होगा V = IR। ठीक है। यही आपका इसका करेक्ट फॉर्म है। V इज़ प्रोपोर्शनल टू I भी सही है, लेकिन V प्रोपोर्शनल टू I और उसके बाद V जब इक्वल टू रखेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट को हम R बोलते हैं इनटू I। तो ये दोनों ही एक्चुअली सही हैं, तो इसका आंसर आपका D होगा। ठीक है। फिर कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। तो कंडीशन क्या होती है ओम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए? वो आपकी होती है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल। करंट प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये हमने देखा था, करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू V। रेजिस्टेंस ऑफ वायर मस्ट बी वाउंड टाइप, मतलब वायर जो होनी चाहिए वो वाउंड टाइप होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। फिर ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि ओम्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है लीनियर रजिस्टर पे। लीनियर रजिस्टर कौन सा होता है? जिसमें आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा। ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो सेमीकंडक्टर लीनियर नहीं होते हैं, आर्क लीनियर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक लीनियर नहीं होते हैं, वैक्यूम ट्यूब भी लीनियर नहीं होते हैं, कार्बन रजिस्टर भी लीनियर नहीं होते हैं। ठीक है। लीनियर आपका कौन सा होता है? जैसे कॉपर, कॉपर से बना हुआ रेजिस्टेंस आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक है। या एल्यूमिनियम से बने हुए रेजिस्टेंस, या एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस होता है आपका लीनियर। मतलब मेटल के सभी लीनियर फॉलो करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर स्ट्रेट नो है, आर्क लैम्प भी नो है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर होगा F, नन ऑफ द दिस, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ये सब नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है और ओम्स लॉ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग रजिस्टेंस। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है? द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द हिंड्रेंस, जो कि बिल्कुल सही है, बाय विच करंट कंडक्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि एक कंडक्टर जो आपका है,
जब भी करंट फ्लो होगा तो उसे जो यहाँ पे हिंड्रेंस होगी, मतलब जो रुकावट आएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि सही है। सेकंड वाला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जी नहीं, मेटल में रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मटेरियल। ये भी गलत है। रेजिस्टेंस बिल्कुल डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। कॉपर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एल्यूमिनियम होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। सिल्वर होगा तो सबसे कम होता है सिल्वर का रेजिस्टेंस, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो गया। फिर 11th क्वेश्चन आपका क्या है, फॉर अ फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल इंक्रीज। तो यानी कि फिक्स्ड अगर होगा हमारा क्या वोल्टेज, तो करंट कब इंक्रीज़ करेगा, तो करंट कब इंक्रीज़ करेगा, करंट आपका इंक्रीज़ करेगा जब आपका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका कब कम होगा, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो यानी रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस को अगर कम करना है तो या तो हमें लेंथ को कम करना होगा या हमें एरिया को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो पहला क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ रिड्यूस्ड। तो बिल्कुल ये गलत है। रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये गलत है। लेंथ इज़ रिड्यूस्ड, तो ये बिल्कुल सही है, बी। लेंथ इज़ इंक्रीज्ड गलत है। लेंथ इज़ इंक्रीज्ड फिर से गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सिर्फ बी होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, दो वायर हैं। एक वायर कौन सी है, ए वायर, दूसरी वायर कौन सी है, बी वायर, ठीक है। तो ए वायर का लेंथ क्या है, एल, और बी वायर का लेंथ क्या है, 2l, ठीक है। इसका फर्स्ट वायर का रेडियस क्या है, आर। तो हम रेडियस ना लिखते हुए सीधा क्या लिखेंगे, एरिया, क्योंकि हमें एरिया से मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और सेकंड वाले का एरिया क्या हो जाएगा, A2 का, ये A1 हो गया, ठीक है। A2 का एरिया क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई आर क्या है, 2r, तो 2r का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4r स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, रो एल अपॉन ए, यही रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसको अभी हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम R1, दूसरी तरफ लिखेंगे R2, ठीक है। तो R1 क्या होगा, रो, तो हम दोनों में कांस्टेंट है तो उसे हम कट कर देंगे, दोनों में बराबर होगा। पहले वाले का लेंथ क्या था, L, दूसरे वाले का क्या था, 2l। पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले का क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू 4, है ना। तो पाई एल से पाई एल कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। R1 इसे दोबारा कर लेते हैं, R2 इज इक्वल टू, पहले वाले का रेजिस्टेंस L1, दूसरे वाले का L2। तो पहले वाले का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या था, पाई 4r स्क्वायर। तो इसे जब हम कट करेंगे, ठीक है, तो L2 की वैल्यू क्या थी, 2 टाइम्स, है ना, वो 2 टाइम्स था। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, 2/1, ठीक है। इस 2 से 4 को कटेंगे तो 2 आएगा, ओके। तो हमारा जो रेशो आया वो क्या आएगा, हमारा 1:2, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले R1 को निकालते हैं, फिर R2 को निकालते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, L अपॉन A, इसका फार्मूला क्या है, रो L2 अपॉन A2, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रेशो क्या आएगा, 2:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं तो पहले कंडक्टिविटी को जानते हैं। तो ये 0 हो गया आपका,
ठीक है। तो जो रेंज होती है 10⁻⁻² से लेकर 10⁻² तक, ये हमारी होती है सेमीकंडक्टर। 10⁻⁻² से इधर हम बोलते हैं इंसुलेटर, और 10⁻² से इधर हम क्या बोलते हैं, मेटल या कंडक्टर्स। तो यहाँ पर 10⁻² से बड़ी वैल्यू क्या है, 10⁵ और 7। तो मेटल्स की जनरली 10⁻7 होती है, क्योंकि मेटल अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को आप याद रखें कि किस रेंज में सेमीकंडक्टर आते हैं, किस में इंसुलेटर आते हैं, किस में कंडक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑलवेज इंक्रीजेस। तो क्योंकि कॉपर एक क्या है, मेटल है, तो मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। तो क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती हैं तो वो आपस में टकराते ज़्यादा हैं। जब वो फ्लो करेंगे तो वो, जैसे यहाँ से ये रेड कलर का कोई इलेक्ट्रॉन है, इसे फ़्लो करना है, तो ये ऐसे टकराएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा टकराते हुए पहुँचेगा इधर। ठीक है, ये आयन से टकराएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें वाइब्रेशंस होंगे, उतना ज़्यादा वो टकराएगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो मेटल्स में हमेशा आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज़ होता है। तो इसका आंसर बी हो गया। ओके, फिर प्योर मेटल जनरली हैव, तो मेटल्स में हाई कंडक्टिविटी होती है, तो हमें पता ही है, लेकिन उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हाई होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उसका रीज़न हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में और आयंस में, जो पॉजिटिव आयंस हैं, इनमें वाइब्रेशन की वजह से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है, मतलब टकराते ज़्यादा हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फार्मूला जानेंगे हम कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट कितना है, 0.008। तो अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है और टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है, तो उन्होंने क्या बोला कि 8 ओम रेजिस्टेंस था जब 0 डिग्री था, हमें निकालना कितने पे, 100 डिग्री पे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है आर न्यू, नया रेजिस्टेंस जो आप निकालना चाह रहे हैं, किस टेम्परेचर पे निकालना चाह रहे हैं, आर जिस टेम्परेचर का आपको दिया ओल्ड, 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फ़ा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर अगर दिया है आपको, तो आपको ये पता है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है आपको, अभी यहाँ पे 0 और 100 डिग्री है, तो चेंज इन टेम्परेचर सीधे सीधे 100 हो गया। मान लो आपको 25 और 50 दिया होता तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होता, 25 होता, 50 माइनस 25। तो यहाँ पे हम आर कैसे निकालेंगे, आर इज़ इक्वल टू पुराना रेजिस्टेंस है 8 इंटू 1 प्लस 0.0008 इंटू डेल्टा टी, तो इंटू 100 हो गया डेल्टा टी, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.08। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर हमारा आ जाएगा 8.64। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। ओके, तो आंसर क्या हो गया, 8.64। और इस क्वेश्चन से हमने ये भी देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ने से, जब 0 डिग्री से 100 डिग्री टेम्परेचर गया तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इफ़ अ लेंथ ऑफ अ वायर आर इज़ यूनिफॉर्मली स्ट्रेच, मतलब कि एक आपकी वायर है, इसको आपने खींच के लंबा कर दिया। ठीक है, इतना लंबा कर दिया तो कितना लेंथ बढ़ेगी, अगर इसकी लेंथ एल है तो इसकी एन टाइम ऑफ एल होगी। तो सिंपल देखने पर क्या लगेगा कि रेजिस्टेंस भी लेंथ के साथ बढ़ता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। तो लेंथ अगर एन टाइम बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी एन टाइम बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर हम भूल क्या जाते हैं कि एरिया भी उसके साथ घटेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है। ठीक है, और पतला होने से उसका रेजिस्टेंस, उसका एरिया भी घट जाता है। तो एरिया कितना घटेगा वो आप चाहे तो वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया भी उसका एन टाइम्स ही घटेगा। ठीक है, तो अगर एरिया भी उसका एन टाइम्स घटेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर इज़ इक्वल टू रो एन टाइम्स, तो लेंथ बढ़ी एल अपॉन एरिया भी हमारा एन टाइम्स घट गया,
यानी लेंथ बढ़ रही है, एरिया घट रहा है, तो इस n को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर r, पुराना वाला r, ठीक है। तो एक्चुअली लेंथ को n टाइम अगर हमने बढ़ाया, वो भी खींच कर, अगर सिंपली आप दूसरी वायर को ऐड करते तब तो n टाइम ही रेजिस्टेंस बढ़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपने वायर को खींचा है तो उसकी एरिया भी कम हो गया, ठीक है। और एरिया कम होने से क्या होगा, एरिया कम होने से आपका रेजिस्टेंस पे डबल इफेक्ट पड़ेगा। एक तो लेंथ की वजह से बढ़ रहा है, दूसरा एरिया कम हो गया उसकी वजह से ही बढ़ रहा है। तो एक्चुअली वो कितना बढ़ रहा है, वो n स्क्वायर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे, मतलब अगर वायर ऐसे है आपका और आपने उसे कंप्रेस कर दिया तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में n स्क्वायर घट जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ओम्स लॉ को पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो I इज इक्वल टू V/R होता है, I इज इक्वल टू V/R होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/R को हम कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। कंडक्टेंस को मान लीजिए C से डिनोट कर लिया, ठीक है। तो I को पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, I को हम पर यूनिट एरिया बोलते हैं करंट डेंसिटी, तो J, ठीक है। कंडक्टेंस का फॉर्म क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को हम ऐसे बोलते हैं। और वोल्टेज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, E। तो इसका पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म मतलब जब हम पर यूनिट कोई चीज़ को निकालते हैं तो उसे पॉइंट फॉर्म हो गया, तो उसका आंसर क्या हो गया, C, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। तो J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर पे। जैसे कॉपर है तो कॉपर की लेंथ और थिकनेस से, मतलब लेंथ और एरिया से क्या फ़र्क पड़ता है कि रेजिस्टेंस घटता है बढ़ता है। लेकिन R इज इक्वल टू ρL/A, लेकिन ये जो रो है, ये जो रो है जिसे हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, ये सिर्फ निर्भर करता है कि कौन सा आपका मेटल है। मान लीजिए आपने सिल्वर लिया तो सिल्वर का एक पर्टिकुलर रो होगा, यानी उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही होगी। तो वो किस पे निर्भर कर रहा है कि मेटल कौन सा है। आपने सिल्वर और कॉपर को मिला के एक नया मेटल बना दिया तो उसका रजिस्टिविटी कुछ और हो जाएगी, लेकिन वो उस मेटल के लिए कांस्टेंट रहेगी। फिर आप उसमें कुछ और मेटल ऐड करते रहो, उसका कंपोजिशन मतलब कि मिलावट, तो मिलावट को अगर चेंज करोगे तो रजिस्टिविटी चेंज होगी। रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में अंतर है, ठीक है। रजिस्टेंस लेंथ और एरिया के साथ चेंज होता है, लेकिन रजिस्टिविटी मेटल की अपनी एक होती ही है, हर कंपोजिशन पे बदलती रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। कंपोजिशन पे निर्भर करती है, ना कि लेंथ पे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेस लीस्ट स्पेसिफिक रजिस्टेंस, मतलब सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी होती है। तो वो होती है हमारे सिल्वर की। तो सबसे पहले सिल्वर आ गया, उससे ज़्यादा होती है कॉपर की, उससे ज़्यादा सिल्वर को Ag लिखते हैं, ठीक है। और Au आपका होता है, Au आपका होता है, Ag आपका होता है गोल्ड, तो Au लिखते हैं। उससे ज़्यादा कॉपर की होती है, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा होती है किसकी, आयरन की। आयरन को आप Fe लिखते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, ठीक है, CuAl FeAu, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी होगी, सिल्वर की, तो आंसर आपका हो गया C। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल अगर 10 किलोमीटर में 1 मेगा ओम है तो 100 किलोमीटर में कितना होगा। तो नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि लेंथ बढ़ गई है, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस अलग चीज़ होता है। इंसुलेशन कहाँ पर होती है, इंसुलेशन यहाँ होती है वायर के ऊपर, ठीक है। तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस का डायरेक्शन ही अलग होता है, उसका डायरेक्शन ये है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, इधर से हमारा करंट आ रहा तो रेजिस्टेंस हमारा ये होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस हम मतलब करंट को रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में, ब्लू लाइन पे। लेकिन इंसुलेशन का रेजिस्टेंस उसके अपोजिट में मिलता है, तो यानी कि उसका एरिया क्या होगा, ये उसका एरिया कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मल करंट फ्लो के लिए एरिया ये वाला कहलाएगा, क्योंकि वो यहाँ से घुस रहा है ना और यहाँ से निकल रहा है करंट, तो उसका एरिया ये हो गया। लेकिन इंसुलेशन के लिए एरिया कौन सा कहलाएगा, ये अप साइड वाला,
तो जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये वाला एरिया बढ़ेगा, ये वाला एरिया बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका इंसुलेशन का एरिया बढ़ेगा, तो उतना रेजिस्टेंस कम होगा इंसुलेशन का, ठीक है। लेकिन कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर एक, क्योंकि कंडक्टर की फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रही है, तो आपको हमेशा फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन की लेंथ को देखना है। अगर करंट का फ्लो ऐसे होता तो ये लेंथ तो बहुत कम है, ठीक है, और एरिया बहुत ज़्यादा है। इसको और अच्छे से बना लेते हैं। आपको क्या देखना है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट अगर ये है तो लेंथ कौन सी होगी, ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। और एरिया कौन सा हो गया, ये वाला आपका एरिया हो गया, ये जो शेडेड पोर्शन से दिखाया है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत अगर इंसुलेशन की बात कर रहे हैं तो इंसुलेशन में ये ऐसे इंसुलेशन होती है, वायर के दोनों साइड इंसुलेशन होती है कंडक्टर के। और इंसुलेशन में करंट कैसे फ्लो करता है, इंसुलेशन में करंट फ्लो करता है अपवर्ड, ऐसे, ठीक है। तो इसमें लेंथ कौन सी हो गई, इसमें ये आपकी होगी लेंथ, ठीक है, और ये आपका हो गया एरिया, ठीक है। तो अगर लेंथ का साइज़ बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस आपका, जो आपका क्या बोलते हैं उसे, एरिया आपका एक्चुअली बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ जाएगा तो कितने गुना बढ़ा एरिया, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर में 10 गुना, तो आपका रेजिस्टेंस भी 10 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलेशन का, जब भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात हो तो आपको दूसरे एंगल से सोचना है। वहाँ पर आपका करंट की फ्लो का डायरेक्शन ही अलग होता है, ठीक है। फिर हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज़ हायर देन द कोल्ड रेजिस्टेंस। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि कोल्ड रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अल्फ़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अल्फ़ा पॉजिटिव होने से जो ऐसे फार्मूला लिख लेते हैं, आर न्यू इज़ इक्वल टू आर ओल्ड, 1 प्लस हो रहा है, प्लस ना, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो अगर अल्फ़ा नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस एक्चुअली कम हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अल्फ़ा पॉजिटिव किस में होता है, अल्फ़ा पॉजिटिव हमेशा रेजिस्टेंस में होता है, मतलब मेटल में होता है। मेटल का रेजिस्टेंस या मेटल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है। तो सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्चुअली उसका रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज़, यहाँ पर होता है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव होता है और डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि इंसुलेटर में अपोजिट होती हैं चीज़ें थोड़ी सी, तो यहाँ पर नेगेटिव हो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आपका जो रेजिस्टेंस है वो घटता चला जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपका, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर आपका इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो जाता है, इंसुलेटर आपका फेल कर जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस घटता जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें है कि 80, 50, 25 और आर, ये 4 हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ये है आर, ये है आपका 25, ये है आपका 50, ये है आपका 80, ठीक है। उसने कहा 25 ओम में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 25 ओम में फ्लो हो रहा है करंट 4 एम्पियर, ठीक है। तो 25 इंटू 4 मतलब आई इंटू आर, तो ये मैं यहाँ का वोल्टेज निकाल सकता हूँ 100 वोल्ट, ठीक है। ये 100 वोल्ट हो गया। तो अगर ये 100 वोल्ट है तो यानी कि पैरेलल में तो सब में ही 100 वोल्ट आ रहा होगा, तो सबका अपना अपना करंट निकाल लो। ये आपका हो जाएगा 1.25 यहाँ का, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना होगा, यहाँ पे आपका 2 एम्पियर आ गया, यहाँ पे 4 एम्पियर आ गया, और टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट उन्होंने दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर में से जब ये सब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जो कुछ करंट आएगा, ठीक है। तो वो करंट आपका कितना रहेगा, उस करंट को देख लेते हैं। वो करंट आपका आएगा 2.75, ठीक है। ये आ गया आपका 2.75। तो यहाँ पे आपको करंट पता है और वोल्टेज 100 पता है, ठीक है। तो आर हम निकाल सकते हैं। तो आर इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय
2.75। जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36.36 यानी कि सी। ओके, तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर 3 पैरेलल रजिस्टिव ब्रांचेज हैं जिनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो 3 रजिस्टिव ब्रांचेस कौन सी हो गई, ये आपको इससे कर लेते हैं। ये हो गया। तो इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, रेशो में कितना है, 2:4:6। तो मान लेते हैं क्वेश्चन के लिए कि इसका 2 ओम हो गया, इसका 4 ओम हो गया, इसका 6 ओम हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लिया हमने। तो अब हमें करंट निकालना है। तो ये वोल्टेज V हो गया, तो करंट क्या हो गया, करंट I1 कितना आएगा, V/2, I2 कितना आएगा, V/4, और I3 कितना आएगा, V/6। ठीक है, अब इन तीनों करंट का रेशो कैसे निकालेंगे, इन तीनों करंट का रेशो निकालने के लिए हमें I1 रेशो I2 रेशो I3, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, V/2 रेशो V/4 रेशो V/6। तो इसका हम निकालेंगे LCM। तो LCM के लिए नीचे 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 हर किसी से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी, 4 से भी, 2 से भी। ठीक है, 2 6 जा रेशो 4 3 जा और 6 का ले 2 जा, तो 6 3 2 आपका रेशो हो गया। तो ये आंसर आपका सी आ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। ठीक है, LCM निकाल के आप इसका रेशो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है, तो आज के लिए अभी 25 क्वेश्चन तक ही करेंगे। नेक्स्ट में हम 26 to 50 क्वेश्चंस को करेंगे। तो अपडेटेड रहिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।